मैं सिकंदर खान और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ एनसीईआरटी कक्षा 8 का विषय विज्ञान का 10वां लेसन जो है किशोर अवस्था की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेसन में हमने पढ़ा जनन। जनन किसे कहते हैं, जंतु जनन क्यों करते हैं और किस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन शिशु से वयस्क होने तक होते हैं, ये हम देखेंगे। जबकि पहले हमने देखा था कि जंतु है वो एक निश्चित उम्र में ही जनन करते हैं और एक निश्चित समय तक प्राणियों के अंदर गर्भधारण की अवधि होती है, उसमें अंडोत्सर्ग की अवधि होती है, वो सब देखेंगे। लेकिन ये सब होने तक उस जंतु के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन सब परिवर्तनों का अध्ययन आज इस पार्ट में अपन करेंगे, जिसमें किशोर अवस्था और यौनारंभ के बारे में पढ़नी शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, जब शिशु जन्म लेता है तो उसके जन्म के कुछ समय के पश्चात ही उसमें, या जन्म के साथ ही, पश्चात की बात नहीं है, जन्म के साथ ही उस जीव के अंदर वृद्धि होने लगती है। परंतु ये वृद्धि नज़र नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे नज़र आने लगती है। जब बच्चा या जीव 10-11 साल की आयु प्राप्त कर लेता है, तब उसके शरीर में अचानक वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि ये जो वृद्धि है वो उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन का एक भाग है जो हमें साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि केवल वृद्धि नहीं, उसके शरीर के अंगों का विकास भी उसके अनुसार हो रहा होता है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता, जबकि शारीरिक वृद्धि हमें नज़र आ जाती है। अब बूढ़ों के दिमाग में प्रश्न आता है कि शरीर में होने वाले ये परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है। देखिए, जंतु के अंदर खास बात ये होती है, उसके शरीर की जो परिवर्तनशील वृद्धि है वो वृद्धि उसके जीवन पर्यंत नहीं होती। मानव के अंदर वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती है, उसकी एक निश्चित अवधि होती है, तब तक ही वो वृद्धि करता है। पहले के दिमाग में आ रहा है जीवन का ऐसा अजीब काल है जिसमें न तो आप बच्चे हैं और न आप बड़े। तो मैं जिज्ञासु हूँ, या मैं जानना चाहती हूँ क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम भी है। ये प्रश्न है पहली का। तो देखिए, शरीर में होने वाली वृद्धि एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और जीवन काल की वह अवधि जिसमें शरीर में से परिवर्तन होते हैं वो अवधि किशोर अवस्था या एडोलेसेंस कहलाती है। ये जो किशोर अवस्था की आयु है वह आयु लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोर अवस्था की इस अवधि में अंग्रेजी शब्द टीन या किशोरों को टीनेजर्स कहा जाता है। कारण क्या है, क्योंकि ये जो अवधि है उसमें 13 से 18 या 19 तक की आयु शामिल होती है, इसलिए टीन्स से किशोरों को टीनेजर्स कहा जाता है। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि लड़कियों में यह अवस्था, जो टीनेजर्स की अवस्था है, वो लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। किशोर अवस्था की अवधि है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। हम ये नहीं कह सकते कि सभी व्यक्तियों में ये समान रूप से चलती है। किसी में ये पहले शुरू हो जाती है और किसी में ये देर से शुरू होती है। इसका मतलब ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न तरीके से होती है। देखो, किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं और यह परिवर्तन यौनारंभ का संकेत है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होता है वो है लड़के और लड़कियों की जनन क्षमता का विकास, क्योंकि यौनारंभ से पहले वो जननक्षम नहीं होते, लेकिन इस पीरियड के बाद वो जनन क्षमता का विकास विकसित कर पाते हैं या हो जाता है। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही
यौनारंभ समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार किशोर है, उसकी जनन परिपक्वता के साथ उसका यौनारंभ समाप्त हो जाता है। पहेली क्या करिए, देखो पहेली और बूझों को ये एहसास हो रहा है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि और लड़कों की हल्की दाढ़ी मूछ ये आ जाती है, तो ये किशोर अवस्था के लक्षण है। यौनारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के बारे में उनके दिमाग में आती है। पहेली और बूझो सोचते हैं क्या और भी ऐसे कोई परिवर्तन हैं जो यौनारंभ में होते हैं, तो उन दोनों के बीच ये एक प्रश्न विवादित है। यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहली बात हम करते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। उनमें पहला परिवर्तन है लंबाई में वृद्धि, अर्थात यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। इस कड़ी में यदि हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं लंबाई में वृद्धि। देखो लंबाई में वृद्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसा घटक है या ऐसा कारक है जो हम आसानी से बाहर देख सकते हैं, जो हमें दिखाई देता है। तो लंबाई का जो परिवर्तन है वो एकाएक वृद्धि यौनारंभ के दौरान होने वाला सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की, अर्थात हाथ पैरों की अस्थियों की, हड्डियों की लंबाई है उसमें बढ़ोतरी होती है, और इस बढ़ोतरी के कारण व्यक्ति लंबा दिखाई देने लग जाता है या लंबा हो जाता है, उसके बारे में हमें सामान्य तौर पर पता चल जाता है। अब हम आगे इसमें देखें तो हमें एक क्रियाकलाप दिया गया है 10.1 के रूप में। इसमें हम ये अध्ययन करेंगे कि किस आयु में लड़का अपनी कुल आयु का कितने % प्राप्त कर लेता है और लड़की कितना % प्राप्त कर लेती है। जैसे यहाँ हम एक उदाहरण के रूप में बात करें तो यहाँ देखिए अपने कॉलम के दौरान उदाहरण 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% प्राप्त कर लेता है, जबकि वहीं लड़की का ये ग्राफ 88 अर्थात 88% पर पहुंच जाता है। बाकी अध्ययन हमें इस टेबल से होगा। देखिए इस टेबल में बताया गया है कि जब आयु 8 वर्ष की होती है उस वक्त लड़का अपनी कुल लंबाई का 72% प्राप्त कर लेता है, वहीं लड़की 77 यानी 77% प्राप्त कर लेती है। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम देखते जाते हैं 9 साल की आयु में, 10 साल की आयु में, 11 साल की आयु में लगातार हम देख रहे हैं कि लड़की की जो कुल लंबाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि लड़के की उसकी तुलना में कम हो रही है। यानी कम का मतलब ये है कि जितनी वृद्धि लड़की कर पाती है उतनी ग्रोथ लड़के में नहीं हो पाती। जैसे हम 11 साल की उम्र को ले चुके हैं कि 11 साल की उम्र में लड़का है वो 81% वृद्धि प्राप्त कर चुका होता है, लेकिन लड़की वहीं 88% बढ़ोतरी कर चुकी होती है। 13 साल तक आते आते लड़के की शारीरिक संरचना का विकास या वृद्धि 88% और लड़की शरीर का 95% पूरा कर चुकी होती है। जब हम 100% की बात करें तो लड़का है वो 17 साल की उम्र तक आता है तो 99% वृद्धि प्राप्त कर लेता है, और वहीं लड़की 17 साल की उम्र तक आते आते अपनी लंबाई की पूर्णता को प्राप्त कर चुकी होती है, अर्थात अब उसमें आगे लंबाई की संभावना नगण्य है। जबकि लड़का 100% वृद्धि 18 साल की उम्र में प्राप्त करता है। इस प्रकार अपनी शरीर की संपूर्ण लंबाई का पूर्ण भाग लड़की पहले प्राप्त करती है बजाय लड़के की। अब यहाँ में पूर्ण लंबाई के लिए गणना दी गई है कि वो सेंटीमीटर में हम कैसे ज्ञात करें। देखिए इसका जो तरीका है, वर्तमान लंबाई यानी किसी शख्स की वर्तमान लंबाई क्या है उसको हम सेंटीमीटर में माप दें। उसके पश्चात वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत क्या है ये पता हमें इस सारणी से चल जाएगा, इंटू 100। इस मान के अनुसार हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल दे रखा है, एक लड़का है जिसकी आयु है 9 साल, ठीक है, और उसके शरीर की लंबाई हमें दे रखी है 120 सेंटीमीटर। तो इसकी आयु अपने को दे रखा है 9 साल। अब इस टेबल में अपन देखें
तो व्यक्ति जब 9 साल का या बच्चा जब 9 साल का है तो देखिए उसकी वृद्धि कितनी है, 75%। अब यही 75% हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं कि शरीर की लंबाई नापने पर निकली वो 120 सेंटीमीटर, जबकि अब यहाँ उसकी वर्तमान आयु है, उसमें पूर्ण लंबाई का कितने परसेंट भाग है, 75% भाग। इस प्रकार हम जब उसको हल करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी वृद्धि काल की समाप्ति पर लंबाई है वो लगभग कितनी हो जाएगी, तो वो उसकी लंबाई 160 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार हम उसकी आयु को निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्राफ के द्वारा हमें क्या जानकारी मिलती है। देखिए क्रियाकलाप 10.2 है, उसमें उसी लंबाई और आयु के एक बेस को हमें ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे इस ग्राफ में हम देखें ओ एक्स अक्ष पर यहाँ हमें आयु वर्षों में दी गई है, जबकि ओ वाई अक्ष पर हमें यहाँ लंबाई दी गई है, उसका प्रतिशत है। हम देख रहे हैं कि लड़के रेड लाइन से और लड़कियाँ ब्लू लाइन से इंडिकेट की गई है। तो हम यदि इस ग्राफ को देखें तो हमें लगातार पता चल रहा है कि आयु के अनुसार ग्राफ में लंबाई बढ़ रही है लड़कियों की। इसका मतलब शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि लड़कियों की लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से लंबाई बढ़ती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और ये ग्राफ भी शो कर रहा है, ऊपर सारणी भी बता रही थी। यानी लड़कियां लंबाई पहले प्राप्त करती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष तक आते आते दोनों, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अपने शरीर की अधिकतम लंबाई प्राप्त कर चुके होते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौनारंभ में तेज गति से बढ़ते हैं, लेकिन बाद में वो गति धीमी हो जाती है और धीरे धीरे वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि अकस्मात ही वृद्धि हो जाए। अगर अकस्मात कोई परिवर्तन होता है तो वो किसी न किसी कारण से होता है, जनरली सामान्य तौर से नहीं होता। पहले के दिमाग में क्या रहा है कि मैं चिंतित हूँ, यद्यपि मैं लंबी हो गई हूँ परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। ये पहले की खुद से चिंता है कि ऐसा क्यों है। लेकिन देखिए इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ये देखें कि सारे अंगों का विकास समान रूप से चलता रहे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी बच्चे के हाथ पैर अन्य अंगों की अपेक्षा पहले बड़े दिखाई देने लगते हैं, लेकिन अन्य अंग बाद में दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बढ़ेंगे नहीं। कहने का मतलब है यदि शुरुआत में कोई अंग बड़े दिखाई दे रहे हैं तो दूसरे अंग भी धीरे धीरे या शीघ्र ही बढ़ना शुरू कर देंगे और वो अपने अनुपात को या शारीरिक अनुपात को इस प्रकार संतुलित कर लेंगे कि हमारा शरीर है वो सुडौल नजर आएगा। इस प्रकार हमें ये ध्यान रखना चाहिए, किसी एक अंग के बढ़ने से ये नहीं मान लेना चाहिए कि दूसरा नहीं बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है। जैसे हम देखें कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण क्या होता है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है। देखिए न केवल लंबाई, हम संतान के रूप में जो लक्षण प्राप्त करते हैं वो माता पिता से आए हुए जीन पर ही निर्भर करता है। तो हम केवल लंबाई को नहीं मान सकते, बहुत सी ऐसे लक्षण हैं जो माता पिता से ही आते हैं। हालांकि हम यहाँ बात करते हैं कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। संतुलित आहार ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव यथा वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण सभी हमें पर्याप्त मात्रा में मिले। यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने के लिए, पर्याप्त पोषण प्रदान करने के लिए जरूरी है। इसलिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हम
देखते हैं कि शारीरिक वृद्धि है उसमें हमें परिवर्तन दिखाई देता है, जो यौनारंभ का पहला संकेत है। हम बात करते हैं शारीरिक आकृति में परिवर्तन की। देखो, जब आप अपने से बड़े बच्चों को देखते हो या अपनी कक्षा से बड़ी कक्षा के बच्चों को देखते हो, तो आप देखते हो कि उनके कंधे और सीना है वो आपसे अधिक चौड़ा है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो बच्चे जो आपसे आगे की कक्षाओं में हैं वो यौनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं, और इसके कारण उनके कंधे हिल कर चौड़े हो जाते हैं, और लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठी हुई दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं, जो हमें सामान्य तौर पर दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पर, और वो अपना बिंदु है स्वर में परिवर्तन। देखो, हम आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं कि ये आवाज़ लड़के की है या लड़की की। अब ऐसा होता है क्यों है? देखिए, लड़कों की आवाज़ फटने लगती है, अलग होने लगती है। तो ऐसा होता है तब जब यौनारंभ हो जाता है। यौनारंभ के अंदर क्या होता है कि स्वर यंत्र या लेरिंग्स में वृद्धि हो जाती है, और जब उसमें वृद्धि होती है तो लड़कों का जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र विकसित होगा और वो बड़ा हो जाएगा। बढ़ता हुआ ये स्वर यंत्र है वो गले के सामने अपने को सुस्पष्ट दिखाई देता है, उभरा हुआ दिखाई देता है। देखिए, इसको अपन हाथ से छूकर देख सकते हैं कि जब हम अपने हाथों से छूकर देखेंगे तो हमें गले में एक उभरा हुआ भाग दिखाई देगा। तो ये स्वर यंत्र हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। इसकी वृद्धि के कारण ऐसा हमें दिखाई देता है, और जब ऐसा हो जाता है तो धीरे धीरे ये बढ़ाव या उभार दिखेगा, वो एडम्स एप्पल या कंठमणि के नाम से जाना जाएगा। तो ये पुरुषों में ज़्यादा बढ़ जाता है। लड़कियों में जो स्वर यंत्र है वो छोटा होता है, अतः बाहर से ये अपने को दिखाई नहीं देता। और जब सामान्यतः लड़कियों का जो स्वर है उसका जो तारत्व है वो उच्च होता है, जबकि लड़कों में ये तारत्व कम होता है और स्वर उसका गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की जो पेशियाँ हैं उनमें अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी हो जाती है, और जब स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित बढ़ोतरी हो जाती है तब उसकी आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। तो हमसे ये पूछा जाए कि लड़के और लड़कियां की आवाज़ में अंतर क्यों होता है, तो इसका मुख्य कारण तो ये होता है कि भाई लड़कियों के अंदर जो स्वर यंत्र वो छोटा होता है और लड़कों में स्वर यंत्र बड़ा होता है, ठीक है। तो जिसके कारण उसमें थोड़ा परिवर्तन आता है। इसके अलावा लड़कियों की आवाज़ का जो तारत्व है वो उच्च होता है, जबकि पुरुष की आवाज़ का तारत्व कम होता है, वो गहरा होता है। इसलिए उनमें अलग अलग अंतर स्पष्ट पता चल जाता है। और जब स्वर यंत्र की पेशियों में अचानक वृद्धि हो जाती है या अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है तो आवाज़ फटने लगती है। लेकिन ये स्थिति लगातार नहीं रहती, ये कुछ दिनों या कुछ सप्ताह तक रहती है और बाद में ये सब सामान्य हो जाता है। अब इस चित्र को अपन देखें तो हमें साफ साफ दिखाया गया है कि किस प्रकार हमारे स्वर यंत्र की पेशियाँ हैं उसमें उभार है। गले में यहाँ अपनी हाथ लगा के छू के देख सकते हैं स्थिति को कि ये वृद्धि है एडम्स एप्पल की। तो ये स्वर यंत्र है एडम्स एप्पल, वो बढ़ोतरी करने के कारण सामान्य आवाज़ के अंदर परिवर्तन आता है। अब हम बात करते हैं स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि की। देखिए, किशोर अवस्था में स्वेद और तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है, और जब इनका स्राव बढ़ जाता है या इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है वो ग्रंथियों के कारण होती है, और ग्रंथियों से जब इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है तो उसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, और इससे व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ, मुहासे
आदी हो जाते हैं, तो वो ये घबराने वाली स्थिति नहीं है। ये स्थिति ऐसी है कि हमें युवावस्था या हमें एक किशोर अवस्था की संकेत करने वाली स्थिति है। अब जो श्वेत ग्रंथि है वो क्या है? जो जिस प्रकार तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि हमारे शरीर की ग्रंथियाँ हैं और ये स्राव वायु द्वारा स्रावित करती है। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं ये क्या करती है? ये हार्मोनों को सीधे रुधिर में छोड़ देती है और इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहलाती है, क्योंकि उनके स्राव जो सीधे रुधिर में छोड़े जाते हैं वो रुधिर के माध्यम से ही एक स्थान से या पूरे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले बिंदु पर, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। तो किशोर अवस्था में व्यक्ति के अंदर मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक जो परिपक्वता है वो आ जाती है। किशोर अवस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि है। अब जो किशोर है वो अधिक स्वतंत्र रूप से सोचता है और अपने प्रति अधिक सचेत हो जाता है। इसी के साथ साथ उसमें बौद्धिक विकास भी होता है और अब वो सोचने, समझने में, विचारने में काफ़ी समय लेता है। देखो, एक छोटे बच्चे को हम कोई चीज़ वो हट करता है चीज़ के लिए तो हम उसको समझाएं, लेकिन वो नहीं समझता, वो हट ही बना रहता है। लेकिन धीरे धीरे उसके प्रवृत्ति में सुधार आता है, वो समझना शुरू कर देता है। इसी प्रकार अब वो किशोर अवस्था में जो व्यक्ति है तो उसके सोचने समझने में वो काफ़ी समय लेगा और वो समझ भी जाएगा। हम उसको समझा सकते हैं, लेकिन अपन उस पर ज़्यादा प्रेशर डालें ऐसा नहीं है। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में ये वो समय जब उसके दिमाग की, उसके मस्तिष्क की जो सीखने की कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है। और कभी कभी जो किशोर है वो इस प्रकार होने वाले परिवर्तनों के प्रति अपने आप को डालने का प्रयास तो करता है, यानी वो देखता है कि उसके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के अनुसार वो अपने आप को डालने का प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी वो अपने को असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन किशोर होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम उसको समझाएं या वो किशोर समझे कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये जो चल रहा है वो एक प्राकृतिक परिवर्तन है और शारीरिक वृद्धि के कारण ये उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार देखिए, इस वीडियो के अंदर हमने कई परिवर्तनों को देखा। जैसे यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों की हमने बात की है। उन परिवर्तनों के अंदर हमने लंबाई में वृद्धि के बारे में बात की। ठीक है, प्रारंभ में हमने लंबाई में वृद्धि के बारे में बात की, उसका ग्राफ हमने देखा। इसके अलावा हमने बाद में उसको एक टेबल के द्वारा देखा, शारीरिक आकृति में परिवर्तन देखा, स्वर में परिवर्तन होने वाले लक्षणों की बात की, श्वेत और तेल ग्रंथियों में क्रियाशीलता की बात की और उसमें मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक परिपक्वता की बात की। अब इसमें अंतिम बिंदु के रूप में हम बात कर लेते हैं उसमें होने वाले जनन अंगों के विकास की। देखिए, यौनारंभ में नर जनन अंग जैसे वृषण, शिशन ये पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं और वृषण से अब शुक्राणुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय पूर्ण आकार प्राप्त कर लेते हैं तथा उनके अंड परिपक्व होने लगते हैं और इसी अवस्था में अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन या निष्कासन भी प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार वो पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हमने इन परिवर्तनों को देखा। आज के इस लेसन में, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि किस प्रकार गौण लैंगिक लक्षणों का विकास किशोर अवस्था के अंदर होता है। धन्यवाद।